शुरू करते हैं बेटा अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट वो करंट है जो कौन प्रोड्यूस करता है, एसी जनरेटर। तो एसी जनरेटर इज अ डिवाइस व्हिच प्रोड्यूसेस दिस अल्टरनेटिंग करंट। क्या होता है अल्टरनेटिंग करंट? अल्टरनेटिंग करंट वो करंट है जो जिसका मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली चेंज होगा और उसका डायरेक्शन रिवर्स होता है पीरियोडिकली। ऐसे करंट को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो घरों में जो सप्लाई हमारे आता है वो कौन सा करंट है, अल्टरनेटिंग करंट है। और बैटरी से बनने वाला करंट कौन सा करंट होता है, डायरेक्ट करंट या डीसी करंट होता है। तो हम लोगों को बेसिकली इस चैप्टर में इसी अल्टरनेटिंग करंट के बारे में डिस्कस करना है। तो ये वो डिवाइस है जनरेटर जो इस अल्टरनेटिंग करंट को बनाता है। जनरेटर में होता क्या है, जब किसी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करता है तो फ्लक्स के चेंज होने की वजह से उस कॉइल के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है और उस ईएमएफ की वैल्यू आती है ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी कॉइल को रोटेट करने पे उसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी वैल्यू कितनी आती है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। अगर हम इस ईएमएफ को सप्लाई कर दें किसी रेजिस्टेंस पे तो उसके अंदर करंट जो फ्लो करेगा वो कितना होगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी। ओमेगा होता है बेटा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जिसकी वैल्यू होती है 2 पाई f into t, where I is the instantaneous value of current। ये किसी इंस्टेंट में जो करंट होगा उसको हम क्या बोलते हैं, I, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। I नॉट इज द पीक वैल्यू ऑफ करंट। I नॉट क्या है इसका, I नॉट पीक वैल्यू ऑफ करंट है। ठीक है, पीक वैल्यू ऑफ करंट है। F इज द फ्रीक्वेंसी, F इज द फ्रीक्वेंसी। तो ऐसे करंट को हमको सीखना है। अगर हम कुछ सर्किट एलिमेंट्स जैसे कि रेजिस्टेंस R या इंडक्टर L या कैपेसिटर C में अगर हम अप्लाई कर देते हैं तो ऐसे करंट को अप्लाई करने पे हमको फाइंड आउट करना है कि एक्चुअल में क्या होता है। ठीक है, तो इसको डिस्कस करने से पहले हम लोग समझ लेते हैं इस अल्टरनेटिंग करंट की एवरेज और आरएमएस वैल्यू को, जो ऑब्जेक्टिव में एग्जाम में पूछता है, एवरेज और आरएमएस वैल्यू। तो तुमको इसके सिर्फ फॉर्मूले याद रखने हैं और इसके वैल्यूज याद रखने हैं, कोई डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी के लिए इन शॉर्ट वन शॉर्ट में हम समझ लेते हैं अल्टरनेटिंग करंट के दो वैल्यूज को, एक एवरेज वैल्यू आई एवरेज, और इस एवरेज वैल्यू को भी हम लोग सीखेंगे दो केस में, एक ओवर फुल साइकिल कंप्लीट साइकिल दैट इज फ्रॉम 0 टू टी कैपिटल टी टाइम पीरियड, और फॉर हाफ साइकिल। तो आई एवरेज की वैल्यू फॉर कंप्लीट साइकिल कितना होता है, 0। तो याद रखना है कि आई एवरेज की वैल्यू फॉर वन कंप्लीट साइकिल कितना होता है, 0, और आई एवरेज की वैल्यू फॉर हाफ साइकिल कितना होता है, आई एवरेज आता है 2/पाई टाइम्स ऑफ आई नॉट, जो कि जिसकी वैल्यू डिवाइड करने में कितनी आती है, 0.637 टाइम्स ऑफ आई नॉट। तो हमको इस एवरेज वैल्यू को याद रखना है। ठीक, इसके अलावा आरएमएस वैल्यू, आरएमएस का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, आरएमएस का मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। इन शॉर्ट समझे इसको, मतलब कि करंट के स्क्वायर के मीन का रूट, करंट का स्क्वायर करते हैं उसका मीन निकालते हैं और क्या लगा देते हैं, रूट। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। और आरएमएस वैल्यू होती है, आई आरएमएस होता है हमारा, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होता है आई नॉट अपॉन में रूट 2, और 1/√2 की वैल्यू होती है 0.637 टाइम्स ऑफ आई नॉट। ठीक है, तो आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू हमको याद रखना है किसी भी अल्टरनेटिंग करंट का। ठीक, इन केस मानो न्यूमेरिकल आता है तो न्यूमेरिकल के लिए एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करने का हमारे पास फॉर्मूला है, आई एवरेज इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी अपॉन में इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। तो टाइम का एलिमेंट गिवन होगा, आई का वेरिएबल फॉर्म में इक्वेशन गिवन होगा, तब हम ये फॉर्मूले को यूज करेंगे। अगर वेरिएबल के फॉर्म में इक्वेशन नहीं गिवन होगा तो आई एवरेज निकालने का सिंपल तरीका, मीन करंट का सम I1 प्लस I2 प्लस I3 चलता रहेगा, अपॉन में क्या होगा n। आरएमएस वैल्यू निकालना हो तो आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, आई आरएमएस का फॉर्मूला हमारे पास है, आई आरएमएस इज इक्वल टू रूट पे करंट के स्क्वायर को मीन निकालना है, तो इंटीग्रेशन ऑफ dt। इस तरीके से अगर करंट वेरिएबल होगा तो उस केस में आई की वैल्यू पुट कर देंगे, लिमिट लगा देंगे टाइम का, और यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आई आरएमएस। इन केस अगर करंट वेरिएबल नहीं है उस केस में आई आरएमएस निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है, आई आरएमएस इज इक्वल टू करंट के स्क्वायर के मीन का रूट, तो करंट का स्क्वायर करेंगे, मीन मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और क्या लगा देंगे, रूट। इस तरीके से हम लोग आई आरएमएस और आई एवरेज वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, बाकी हम लोग याद कर सकते हैं फॉर कंप्लीट साइकिल दोनों केस में एवरेज वैल्यू 0 होता है, हाफ साइकिल के लिए
2/पाई या 0.637 टाइम्स ऑफ आई नॉट होगा, और आरएमएस वैल्यू फॉर कंप्लीट साइकिल कितना होता है 1/√2 टाइम्स ऑफ आई नॉट या 0.637 टाइम्स ऑफ आई नॉट। अब हमको देखना है इसी अल्टरनेटिंग करंट को या ईएमएफ को ई नॉट साइन ओमेगा टी को अगर हम डिफरेंट डिफरेंट सर्किट एलिमेंट्स में सप्लाई करें तो क्या होगा, ठीक है, और देखते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा ये, एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली आर, एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली आर। सर्किट में सिर्फ क्या है, रेजिस्टेंस है। अगर सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस होगा तो हम लोग कैसे करेंगे, देखो ये रेजिस्टेंस हो गया आर, और इस रेजिस्टेंस को सप्लाई करते हैं ईएमएफ कितना, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो सप्लाई करने में, क्योंकि ये सर्किट प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है, सर्किट कैसा है हमारा, सर्किट प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है। तो प्योरली रेजिस्टिव होने के कारण हम डायरेक्ट करंट फाइंड कर सकते हैं। कैसे, करंट इज इक्वल टू, डायरेक्ट हो जाएगा हमारे पास फॉर्मूला, करंट इज इक्वल टू ईएमएफ अपॉन में रेजिस्टेंस। तो I इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा E अपॉन में R। E की वैल्यू कितनी है, E नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन में R। E नॉट अपॉन में R क्या हो जाएगा बेटा, I नॉट। तो ये क्या हो जाएगा, I नॉट साइन ओमेगा टी, वेयर हमारा I नॉट की वैल्यू कितनी है, I नॉट है E नॉट अपॉन में R, पीक वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है। तो यू कैन सी फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन ऑफ ईएमएफ एंड करंट, यहाँ भी साइन ओमेगा टी है, यहाँ भी साइन ओमेगा टी है, व्हिच मींस दैट दोनों का फेज क्या है, सेम। तो हम कह सकते हैं कुछ पॉइंट्स क्या, E एंड I बोथ आर इन सेम फेज, दोनों एक ही फेज में। एक ही फेज में कहने का मतलब ये हुआ कि दोनों अपने मैक्सिमम, मिनिमम और जीरो वैल्यू को एक ही टाइम पर अटेन करेंगे, ठीक है। इसका मतलब कि दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस वो क्या है, जीरो। दोनों ईएमएफ और करंट के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो क्या होगा, जीरो होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों अपने मैक्सिमम, मिनिमम और जीरो वैल्यू को एक ही टाइम पे अटेन करेंगे, ठीक है। मान लेते हैं कि ये ग्राफ किसका है, ईएमएफ का साइन कर्व है ना, ईएमएफ का साइन कर्व, और क्योंकि करंट की वैल्यू जो होगी वो हमेशा ईएमएफ से क्या होगी, छोटी। तो हम लोग जब बनाएंगे करंट के ग्राफ को, तो करंट का ग्राफ थोड़ा नीचे से रहेगा और ये करंट का ग्राफ हो गया। सेम टाइम पे दोनों अपने मैक्सिमम, मिनिमम और जीरो वैल्यू को अटेन करते हैं। तो टाइम टी, ये 3t/4, ये t/2 और ये t/4, ठीक है। इस तरीके से ईएमएफ का और करंट का हमको ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। अब इसका फेजर डायग्राम सीख लेते हैं। फेजर डायग्राम कैसा बनेगा इसका, क्योंकि दोनों सेम फेज में, सो सेम फेज में का मतलब ये हुआ कि दोनों का जो डायरेक्शन होगा वो सेम होगा वेक्टर का। तो ये हमारा ईएमएफ हो गया, और इसी एंगल पे क्या होगा, करंट आई, दोनों ओमेगा टी, दोनों एक ही फेज में, ठीक। तो इस सर्किट को हमको इसलिए भी याद करना है क्योंकि ये सर्किट कहीं ना कहीं हमको हेल्प करता है रेजोनेंस कंडीशन को स्टडी करने के लिए। तो रेजोनेंस कंडीशन की जब बात करते हैं तो वहां पर हमको फिर से वापस इसी सर्किट को बनाना पड़ता है रेजिस्टिव सर्किट पे, ठीक है। तो अगर हम किसी भी एसी ईएमएफ को, अल्टरनेटिंग ईएमएफ को अगर हम किसी भी रेजिस्टेंस में कनेक्ट करते हैं तो उस केस में क्या क्या होगा, वोल्ट विल कम। अब हम बात करते हैं एसी सर्किट में क्या हो, सिर्फ एल का मतलब इंडक्टर। इंडक्टर से क्या होगा, और जल्दी से देखते हैं। अगर सर्किट में लग गया हो क्या, एल, तो हमारे पास सर्किट में अब आर नहीं है, अब क्या है, एल। मींस दैट कि अब सर्किट क्या है, प्योरली इंडक्टिव है। सर्किट हमारा कैसा है, प्योरली इंडक्टिव है। तो सर्किट प्योरली इंडक्टिव है, एल ये इंडक्टर हो गया, एल इंडक्टर, ठीक। सर्किट कंटेनिंग ओनली एल इंडक्टर। इस केस में याद रखना है हमको अच्छे से, क्या याद रखना है बेटा कि इस केस में जैसे ही किसी अल्टरनेटिंग करंट को या ईएमएफ को पास करते हैं इंडक्टर में, तो एक बैक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। एक बैक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा कितना, माइनस में एल डी आई बाई डी टी, जो अपोज करता है इस अप्लाइड ईएमएफ को। अप्लाइड ईएमएफ कितना, ई नॉट साइन ओमेगा टी को अपोज करता है। तो इस एल के अक्रॉस नेट ईएमएफ कितना आ जाएगा, नेट इंस्टेंटेनियस ईएमएफ कितना आ जाएगा, ई माइनस में एल डी आई बाई डी टी। इतनी बात याद रखना अच्छे से, ठीक है। अब क्योंकि सर्किट क्या है, प्योरली इंडक्टिव है, प्योरली इंडक्टिव होने के कारण हम ये कह सकते हैं कि सर्किट में रेजिस्टेंस नहीं है, आर क्या है, जीरो। तो हम कह सकते हैं क्या, देयरफॉर ई माइनस एल डी आई बाई डी टी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना। ईएमएफ इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर, आर कुछ नहीं है, तो इसका नेट ईएमएफ क्या हो जाएगा, जीरो। इस माइनस को उधर ले गया क्या हो जाएगा, प्लस,
एल डी आई अपॉन में डी टी। तो यहाँ से डी आई कितना आ जाएगा बेटा, यह आ जाएगा ई अपॉन में एल इंटू डी टी। हमें कैलकुलेट करना है करंट की वैल्यू की, करंट कितना फ्लो करेगा अगर हम इस ईएमएफ को अप्लाई करते हैं किसी भी इंडक्टर में। तो इसको इंटीग्रेट कर लिख देते हैं, ऑन इंटीग्रेटिंग क्या मिलेगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी आई, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ ई अपॉन में एल इंटू डी टी। तो इंटीग्रेशन ऑफ ई की वैल्यू कितनी है, ई नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन में एल इंटू डी टी। ठीक है, याद करने के पर्पज से समझते हैं हम लोग, ई नॉट अपॉन में एल कॉन्स्टेंट बाहर हो जाएगा। ठीक है, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी, माइनस कॉस ओमेगा टी, और इस ओमेगा को हम लोग डिवाइड करते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन में तुम लोग सीखोगे मैथमेटिक्स में, याद रखो भी यहाँ पे कि उस ओमेगा को टाइम और साइन के फंक्शन के बीच में जो कोफिशिएंट है उसको हम लोग डिवाइड करते हैं। तो ई नॉट अपॉन ओमेगा है माइनस कॉस ओमेगा टी। हम इसको रख सकते हैं क्या बेटा, इसको रख सकते हैं ई नॉट अपॉन ओमेगा को ई नॉट लिखते हैं और ये क्या हो जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस में कॉस थीटा। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस में cos थीटा। तो ये हमारा क्या है, करंट का एक्सप्रेशन, करंट का एक्सप्रेशन कितना आ गया, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू आ रहा है। ठीक है, माइनस पाई बाई टू आ रहा है, इसका मतलब कौन कौन से पॉइंट्स हमको मिल रहे हैं। पहला पॉइंट क्या मिल रहा है, फिर से यहाँ पर ओमेगा टी इसका फेज है और इसका फेज कितना है, ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। इसका मतलब करंट ईएमएफ से पाई बाई टू पीछे, पाई बाई टू लैग कर रहा है, मतलब दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो कितने का है, पाई बाई टू का है। तो डेरिवेशन आराम से हम लोग कर लेंगे, एल का डेरिवेशन अगर सर्किट में लगाओ तो करंट के एक्सप्रेशन से हमें क्या क्या मिला और देखते हैं। तो हम ये कह सकते हैं, पहला पॉइंट कह सकते हैं क्या, आई लैग बिहाइंड ईएमएफ, लैग बिहाइंड ईएमएफ इन फेज बाय कितने से, पाई बाई टू से। या हम कह सकते हैं कि ईएमएफ जो है वो लीड कर रहा है किसको, करंट को, कितना एंगल से, पाई बाई टू से, और ईएमएफ लीड्स द करंट आई इन फेज बाय कितने से, पाई बाई टू से। इसका मतलब कि दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस होगा, फेज डिफरेंस होगा कितना होगा, पाई बाई टू का। इसका मतलब ये हुआ कि करंट ईएमएफ अपने मैक्सिमम वैल्यू को क्वार्टर साइकिल पहले अटेन करेगा देन आई। ठीक है, ईएमएफ अपने मैक्सिमम वैल्यू को क्वार्टर साइकिल पहले अटेन करेगा देन आई। ये हम कह सकते हैं, क्या हम कह सकते हैं, ईएमएफ attain its maximum value a quarter cycle earlier than current I। ठीक है, ये पॉइंट मिल गया हमको। तो इसका फेजर डायग्राम कैसा बन जाएगा बेटा, और फेजर डायग्राम इसका बना के देखते हैं। तो उसका फेजर डायग्राम बन जाएगा इस तरीके से, समझते इसको। फेजर डायग्राम का मतलब वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। तो ये इसका ईएमएफ हो गया, ई नॉट कितने एंगल पे, ओमेगा टी एंगल पे, क्योंकि करंट पीछे है, कितना पीछे, पाई बाई टू लैग कर रहा है। तो लैग कर रहा है, क्लॉकवाइज लैग करेगा, तो इसको हमको लैग कराना है कितना, ठीक 90 डिग्री। तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या करेगा, लैग करेगा, आई नॉट। ठीक है, ये इसका फेजर डायग्राम हो गया। इसका मतलब ये हुआ, जब हम उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो ये ईएमएफ हो गया, ई, इस बार करंट लैग कर रहा है। अगर करंट लैग कर रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये जीरो होगा तो करंट अभी जीरो नहीं है, जब ये मैक्सिमम होगा तो करंट क्या होगा, जीरो। जब ये जीरो होगा तो करंट क्या होगा, मैक्सिमम, मतलब क्वार्टर साइकिल क्या होगा, पीछे होगा कौन, करंट। तो इसका ग्राफ कैसा बन जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से इसका ग्राफ बन जाएगा, इस तरह, ये करंट का ग्राफ हो जाता है। ठीक है, इस ग्राफ को याद रखना है और हम लोगों को याद रखना है इसका फेजर डायग्राम और कंडीशंस की, कौन किसको लैग और लीड कर रहा है और कौन अपनी मैक्सिमम वैल्यू को पहले अटेंड करेगा। ठीक, इसके अलावा हमें कुछ पॉइंट्स और दिख रहे हैं इसमें, जल्दी से क्लियर कर लेते हैं उसको भी। और क्या दिख रहा है हमको, करंट का जो एक्सप्रेशन आया वो कितना आया, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। इसका मतलब ये हुआ कि जो आई नॉट था वो कितना मानते हैं हम, ई नॉट अपॉन में ओमेगा एल। अब ओमेगा एल नीचे वाला जो टर्म है उसको हम कहते हैं एक्सएल। एक्सएल, एक्सएल कहलाता है बेटा इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये कहलाता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये एक तरीके का अपोजिशन है जो कि कौन ऑफर कर रहा है, इंडक्टर। एसी के फ्लो को अपोज करने वाले क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। तो इट इज द opposition offered by opposition
offered by inductor to the flow of AC through it. तो AC की फ्लो को अपोज करने वाले को क्या बोलते हैं बेटा? इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं, ठीक है। अब ये XL की वैल्यू कितनी है? ओमेगा इंटू एल, ओमेगा हो जाएगा 2 पाई एफ इंटू एल। तो फॉर डायरेक्ट करंट DC हमको पता है कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 0, विच मीन्स दैट कि XL क्या हो जाएगा? 0। अगर हम बात करें फॉर AC, XL इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, तो ग्राफ इन दोनों के बीच में कैसा हो जाएगा? लीनियर, फ्रीक्वेंसी और XL के बीच में। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो हमको याद रखना है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है, एक तरीके का ऑपोजिशन है, इसका यूनिट क्या होगा? ओम, और L इंडक्टर है, इसका यूनिट क्या होता है? फैराड। तो ये हमको याद रखना है अच्छे से। और बाकी इसका ये रिलेशन फ्रीक्वेंसी और XL का रिलेशन, ठीक। तो करंट का एक्सप्रेशन, करंट लैग कर रहा है पाई बाय 2 से, EMF लीड कर रहा है, करंट अपने मैक्सिमम वैल्यू को पहले टेन करेगा देन करंट। और इसके अलावा हम लोग को याद रखना है इसका फेजर डायग्राम, इसका ग्राफ, और XL की वैल्यू, XL का फॉर्मूला, XL का डेफिनेशन, ठीक है, XL का यूनिट। तो ये AC सर्किट हो गया जिसमें सिर्फ क्या है? L, सर्किट में सिर्फ L लगा हुआ है, कोई और एलिमेंट नहीं है। अब हम बात कर रहे हैं अगर AC सर्किट में क्या हो? सिर्फ C हो, C का मतलब कैपेसिटर। तो कैपेसिटर अगर सिर्फ कनेक्टेड हो इस AC सोर्स के साथ, अब क्या होगा देखते हैं। तो इसका मतलब सर्किट क्या हो गया? प्योरली इंडक्टिव की जगह हो जाएगा कैपेसिटिव। तो अब सर्किट हो गया प्योरली कैपेसिटिव। कैपेसिटिव का मतलब अब सर्किट में सिर्फ क्या लगा है? एक कैपेसिटर C, ठीक है, जिसका कैपेसिटेंस कितना है? C। सर्किट में एक कैपेसिटर रखा हुआ है। अब जैसे ही हम किसी अल्टरनेटिव EMF को पास करेंगे इस कैपेसिटर से, तो क्या होगा? जैसे ही इस AC को पास करोगे कैपेसिटर से, क्या होगा? क्योंकि सर्किट क्या है? प्योरली कैपेसिटिव है, इसका मतलब ये हुआ कि जो अप्लाइड EMF होगा वो बराबर किसके होगा? पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर के। अप्लाइड EMF बराबर होगा पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर के, ठीक है। मतलब EMF बराबर किसको? V के, कितना हो जाएगा? E नॉट साइन ओमेगा t। तो हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? चार्ज ऑन दी कैपेसिटर, चार्ज ऑन कैपेसिटर कितना हो जाएगा? चार्ज ऑन कैपेसिटर Q इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? C इंटू V। तो Q हो जाएगा C, V की वैल्यू कितनी है? E नॉट साइन ओमेगा t। तो उस सर्किट पे करंट क्या हो जाएगा? करंट कैलकुलेट करना है तो करंट का फॉर्मूला हो जाएगा, करंट I इज इक्वल टू होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मतलब dq बाई dt। तो d बाई dt ऑफ, जब Q को डिफरेंशिएट करेंगे साइन ओमेगा t, इसको डिफरेंशिएट करो तो C बाहर हो गया, E नॉट बाहर हो गया, साइन ओमेगा t का डिफरेंशिएशन cos ओमेगा t, और इस बार इस कोफिशिएंट को इंटीग्रेशन में डिवाइड करते हैं और डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई करते हैं। सिर्फ इतना ही हमको याद रखना है वीकली। तो इसको लिख सकते हैं क्या? E नॉट 1 अपॉन ओमेगा C cos ओमेगा t, ठीक है। इसको 1 अपॉन ओमेगा C कर दे तो ओमेगा C वापस चला गया ऊपर, इसे में एज इट इज लिखा जाएगा। तो हमारे पास करंट का एक्सप्रेशन कितना आ गया? I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा t प्लस पाई बाई 2। अगेन साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? cos थीटा। तो cos थीटा को लिख सकते हैं क्या? साइन 90 प्लस थीटा। अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि करंट के एक्सप्रेशन में जो फेज आ रहा है वो प्लस पाई बाई 2 आ रहा है। प्लस पाई बाई 2 आने का मतलब क्या हुआ? इस बार करंट लीड कर रहा है। तो इन केस ऑफ C करंट लीड करता है, इन केस ऑफ L करंट लैग करता है। कितने एंगल से? पाई बाई 2 एंगल से। इसका मतलब कि करंट इस बार क्वार्टर साइकिल आगे है किससे? EMF से, और L के केस में क्वार्टर साइकिल पीछे था करंट। तो हम आसानी से कह सकते हैं कि जो करंट है वो लीड कर रहा है किसको? EMF को। करंट I लीड्स द EMF in phase by pi by 2, और हम कह सकते हैं कि EMF lag behind current in phase by pi by 2। तो इस तरीके से हम आसानी से कह सकते हैं कि करंट लीड कर रहा है इन केस ऑफ C, या EMF लैग कर रहा है कितने एंगल से? पाई बाई 2 से। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस होगा वो कितने का हो जाएगा? फेज डिफरेंस फाई की वैल्यू कितनी रहेगी? पाई बाई 2, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, अगर हम इसके डेरिवेशन को रिमूव करें, अब हम पॉइंट्स लिख लेते हैं इसके जो मेन को याद रखना है। तो हम ये कह सकते हैं ना कि इसका जो फेजर डायग्राम होगा वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया बेटा? EMF E नॉट कितने एंगल पे? ओमेगा t। इस बार करंट लीड कर रहा है वो कितने एंगल से? पाई बाई 2 से। तो वी हैव टू मूव एंटी क्लॉकवाइज चलते कितना? 90 डिग्री। पाई बाई 2 चलिए कितना? I नॉट।
तो ये इसका फेजर डायग्राम हो गया। अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ कैसा हो जाएगा, ये ईएमएफ हो जाएगा। इस बार करंट लीड कर रहा है, तो इसका मतलब जब ईएमएफ जीरो होगा तो करंट अपने मैक्सिमम पे होगा। जब ईएमएफ प्लस होगा तो करंट क्या हो जाएगा, जीरो। जब ईएमएफ जीरो होगा तो करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम नेगेटिव में। जब ईएमएफ मैक्सिमम नेगेटिव होगा तो करंट क्या हो जाएगा, जीरो। जब ईएमएफ जीरो होगा तो करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। तो ग्राफ प्लॉट करेगा इसका तो जिस तरीके से बनेगा करंट का, तो ये ग्राफ प्लॉट है करंट का और ये ई का, ईएमएफ का। ठीक, ये एंगल कितना है, ओमेगा टी, और ये ईएमएफ और आई को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये इनको अच्छे से याद रखना है, इसका फेजर डायग्राम, उसका ग्राफ। ठीक, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो वहां पे सपोज किए थे। हम लोगों ने सपोज किया था क्या, आई नॉट की जो वैल्यू है, आई नॉट को हम क्या माने थे, आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट 1 ओमेगा सी। तो सिमिलरली 1 ओमेगा सी को हम क्या लिख सकते हैं, एक्सी। तो एक्सी क्या कहलाता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहलाएगा। ये कहलाएगा तुम्हारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो ये क्या होता है, इट इज द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय कैपेसिटर, ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय कैपेसिटर टू द फ्लो ऑफ एसी, फ्लो ऑफ एसी। एसी की फ्लो को अपोज करने वाले को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं। तो XC इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 ओमेगा सी। ओमेगा होता है बेटा 2 पाई एफ सी। तो हमको देखना है कि फॉर डीसी फ्रीक्वेंसी जीरो होता है, इसका मतलब कि XC क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, समथिंग अपॉन जीरो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। फॉर एसी अल्टरनेटिंग करंट की बात करें तो XC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब जो ग्राफ बनेगा फ्रीक्वेंसी और XC के बीच में इस तरीके से इनवर्स क्या कहते हैं, हाइपरबोला बनेगा, क्योंकि इनवर्सली डिपेंड कर रहा है किस पे, फ्रीक्वेंसी पे हमारा XC। तो इस बात को अच्छे से याद रखना है कि जो इस केस में रिएक्टेंस होगा वो फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये हमारा केस होगा कौन सा, सी का, जिसमें करंट लीड कर रहा है। तो ओवरऑल हमको तीन केस समझ में आ गए, एक रेजिस्टेंस का, एक इंडक्टर का और एक कैपेसिटर का। इन केस ऑफ रेजिस्टेंस करंट और वोल्टेज दोनों एक फेज में, मतलब ईएमएफ का अगर वैल्यू ई नॉट साइन ओमेगा टी है तो करंट कितना आएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी। इन केस ऑफ एल इंडक्टर, इन केस ऑफ इंडक्टर ईएमएफ अगर अप्लाई करते हैं कितना, ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो इस बार जो करंट आएगा वो कितना आएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। माइनस पाई बाई टू का मतलब ये हुआ कि करंट लैग कर रहा है, करंट ईएमएफ से पीछे कितना, पाई बाई टू एंगल पीछे। अगर हम कैपेसिटर की बात करें तो इस केस में जो आएगा करंट की वैल्यू आएगा ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, विच मीन्स दैट की करंट इस बार लीड कर रहा है कितने एंगल से, पाई बाई टू से। तो इन केस ऑफ प्योर कैपेसिटिव करंट लीड करेगा, इन केस ऑफ प्योर इंडक्टिव करंट लैग करेगा कितने एंगल से, पाई बाई टू एंगल से। तो फेज डिफरेंस या फेज एंगल कितना हो जाएगा, पाई बाई टू इन केस ऑफ एल और सी। इन केस ऑफ आर फेज एंगल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये बस समझ में आ गया, जिससे कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो इस डेरिवेशंस को, इसके फेजर डायग्राम को, इस ग्राफ को, इसके करंट के एक्सप्रेशन को और केस को, और मोस्ट इंपोर्टेंटली कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस को ढंग से पढ़ लेना है, क्योंकि कोई ना कोई एक क्वेश्चन इससे बन जाता है। ठीक, अब अगर क्या होगा, अगर हम तीनों एलिमेंट्स को आर एल और सी को एक साथ अगर कनेक्ट करते हैं, इस केस में क्या होगा, और देखते हैं। सर्किट में आर एल सी तीनों है, जिसको हम लोग सीरीज एलसीआर सर्किट कहते हैं। सीरीज एलसीआर सर्किट बड़ा सिंपल तरीके से देखते हैं, सीरीज एलसीआर सर्किट। ठीक है, मतलब इस बार सर्किट में एल भी है, आर भी है और सी भी है, आर एल और सी। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे इसका सीरीज एलसीआर सर्किट का, सीरीज एलसीआर सर्किट, सीरीज एलसीआर सर्किट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सर्किट में तीनों सर्किट एलिमेंट है, आर एल और सी। क्या क्या पूछता है हमसे, पहले समझते हैं इसको। आर है, एल है और सी है, और हम इस सर्किट को कनेक्ट कर देते हैं किससे, एक अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ ईएमएफ से, ई नॉट साइन ओमेगा टी से, ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो हम सबको पता है अच्छे से कि इन केस ऑफ रेजिस्टेंस करंट आई और वोल्टेज वी आर दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, है ना। करंट आई और वोल्टेज वी आर क्या होगा, सेम। ठीक, इन केस ऑफ एल करंट को वोल्टेज लीड करता है कितने एंगल से, पाई बाई टू एंगल से, 90 डिग्री। ठीक है, तो वोल्टेज लीड कर रहा है। ठीक है, एल में करंट लैग करता है, वोल्टेज लीड करता है कितने एंगल से, पाई बाई टू से। और इन केस ऑफ सी करंट को वोल्टेज लैग करेगा कितने एंगल से, पाई बाई टू से। तो वोल्टेज लैग करेगा इन केस ऑफ सी। तो हमें कैलकुलेट क्या करना होता है, हमें तीन चीज कैलकुलेट करना है।
एक करंट का वैल्यू, एक रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर जिसको इम्पीडेंस कहते हैं, और उसका फेज एंगल। ठीक है, ये तीन चीज कैलकुलेट करना है। उससे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हमको ये पहचानना पड़ता है कि भाई सर्किट में एक्चुअली में क्या लगा हुआ है, सर्किट में क्या चीज है, मतलब कौन सा सर्किट, कौन सा कौन क्या चीज बड़ा है, मतलब कहने का कि क्या एक्सएल बड़ा है एक्सी से या एक्सी बड़ा है एक्सएल से। तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, एल और सी इवन होगा तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं एक्सएल की वैल्यू कैसे, ओमेगा एल से, नहीं ओमेगा की मैंने तो 2 पाई एफ एल से, और फिर कैलकुलेट करेंगे एक्सी 1 अपॉन ओमेगा सी से या 1 अपॉन 2 पाई एफ सी से, और हम चेक करेंगे कि क्या एक्सएल बड़ा है कि एक्सी। अगर एक्सएल बड़ा है एक्सी से, इसका मतलब कि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस एल बड़ा किसको होगा, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस सी से। तो अगर एल बड़ा है सी से, इसका मतलब ये हुआ एल बड़ा है, इंडक्टर बड़ा है, तो सर्किट क्या हो जाएगा हमारा, क्लियर है, सर्किट इंडक्टिव हो जाएगा। प्योर इंडक्टिव नहीं होगा लेकिन सर्किट क्या हो जाएगा, इंडक्टिव, अगर एल बड़ा होगा। अगला चीज, इन केस ऑफ इंडक्टर करंट लैग करता है, तो इस केस में करंट लैग बिहाइंड ईएमएफ, लैग बिहाइंड ईएमएफ। लेकिन इस बार करंट लैग करेगा पाई बाई 2 से नहीं, किसी एंगल, अननोन एंगल फाई से जो हमें कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, तो करंट लैग बिहाइंड ईएमएफ इन फेज बाय फाई। तो हम करंट का एक्सप्रेशन ले सकते हैं ना, आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। तो हमें ये आई नॉट और ये फाई की वैल्यू कैलकुलेट करना है, और साथ में जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा वो तीनों सर्किट एलिमेंट एसी के फ्लो को, उसको जिसको इंपीडेंस कहते हैं उसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो कैलकुलेट करने के लिए हमें ड्रॉ करना पड़ेगा इसका फेजर डायग्राम। आओ फेजर डायग्राम बनाते हैं एकदम सिंपल तरीके से। देखो ये करंट हो गया, तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि करंट के डायरेक्शन में कौन है, वी आर, करंट के डायरेक्शन में कौन है, वी आर। तो अगर करंट के डायरेक्शन में वी आर है तो ड्रॉ कर देते हैं, करंट के डायरेक्शन में कौन हो गया, वी आर। करंट को लीड कौन कर रहा है, वी एल, क्योंकि वी एल इज मोर देन वी सी, तो हमको ध्यान देना है कि उसका जो वेक्टर का जो लेंथ होगा वो बड़ा होगा वी सी से। तो ये वी आर हो गया, वी एल हो गया, वी एल। ठीक, और वी सी लैग कर रहा है तो करंट नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, वी सी, ये वी सी हो गया। ठीक है, तो जो रिजल्टेंट होगा वो किसकी तरफ होगा, वी एल की तरफ, कितना, वी एल माइनस वी सी। तो जो नेट वोल्टेज होगा सर्किट में वो कितना होगा, वी एल माइनस वी सी एल की तरफ। तो हमको एक पैरेललोग्राम बनता हुआ दिख रहा होगा, इस पैरेललोग्राम को जो डायगोनल होगा वही क्या होगा, रिजल्टेंट होगा ईएमएफ। मान लेते हैं कि एंगल कितने एंगल पे इंक्लाइंड है, फाई एंगल पे, जो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक, तो हमें कुछ करना नहीं है, हमें सिर्फ कैलकुलेट करना है करंट की वैल्यू। उसके लिए हमको पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। उसके पहले तुमको इस बात को भी याद रखना है कि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर, एल और सी कितना हो जाएगा, तो वी नॉट आर हो जाएगा आई नॉट आर, वही ओम्स लॉ, ओम्स लॉ को सीधे अप्लाई कर देना है। वी नॉट एल कितना हो जाएगा, आई नॉट एक्सएल, और वी नॉट सी कितना हो जाएगा, आई नॉट एक्सी। तो अगर तुमसे वोल्टेज अक्रॉस आर, एल या सी पूछते तो उसके लिए आई नॉट निकालना पड़ेगा, और आर से मल्टीप्लाई कर तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस आर। सिमिलरली एल और सी के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड कर सकते हैं। तो अब उस फेजर डायग्राम की मदद से हम लोग पाइथागोरस थ्योरम बना के आई नॉट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, कैसे, और देखते हैं। तो इसका डेरिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, जो ढंग से आना जरूरी है। चलो देखते हैं इसका डेरिवेशन। ब्लैक मार्कर कहाँ गया, देखो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते तो पाइथागोरस थ्योरम को अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ई नॉट का स्क्वायर क्या हो जाएगा, बेस का स्क्वायर कौन है, वी आर का स्क्वायर, और वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा ई नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू आई नॉट आर का होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं आई नॉट एक्सएल माइनस आई नॉट एक्सी का होल स्क्वायर। तो ई नॉट का स्क्वायर हो जाएगा आई नॉट का स्क्वायर आर का स्क्वायर, आई नॉट का स्क्वायर कॉमन कर ले तो क्या बचेगा, एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ठीक है ना, अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दो, तो यहाँ से इन दोनों इक्वेशन में से हम कॉमन कर सकते हैं क्या, आई नॉट के स्क्वायर को, क्या बचेगा, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तो आई नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ई नॉट अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा आ गया क्या चीज़, ये हमारा आ गया
करंट का एक्सप्रेशन है। अब नीचे वाला जो टर्म हमको दिख रहा है अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, इसी को हम जेड कहते हैं, मतलब इम्पिडेंस। इसी टर्म को हम क्या कहते हैं, इम्पिडेंस। अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का जो होल स्क्वायर है क्या कहलाता है, इम्पिडेंस। तो इट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज एलसीआर सर्किट। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसका, इस सीरीज एलसीआर सर्किट का। तो हम लिख सकते हैं क्या, इम्पिडेंस है इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज एलसीआर सर्किट जो क्या कर रहा है, विच अपोजेस द फ्लो ऑफ एसी थ्रू इट ना, अपोजेस द फ्लो ऑफ एसी थ्रू इट। तो एसी के फ्लो को अपोज करने वाली क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, इम्पिडेंस कहते हैं, और उसको डिनोट करते हैं जेड से, डिनोटेड बाय जेड। तो हमारे पास जेड की वैल्यू कितनी आ गई, आई नॉट हो जाएगा ई नॉट अपॉन में जेड। तो जेड की वैल्यू हुई अंडर रूट में कितना, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला इम्पिडेंस का उस केस के लिए है जब एक्सएल बड़ा किससे होगा, एक्सी से। अगर एक्सी बड़ा हो जाए एक्सएल से तो ये जो एक्सएल माइनस एक्सी दिख रहा है वो क्या हो जाएगा, एक्सी माइनस एक्सएल। जो इसका फेजर डायग्राम दिख रहा है वो नीचे की तरफ हो जाएगा। तो हम तुम्हें अभी कल करके दिखला देते हैं कि अगर इन केस ऑफ सी बड़ा हो जाए, जो हम लोग बात कर रहे थे एक्सएल कैलकुलेट किए, एक्सी कैलकुलेट किए, और दोनों कैलकुलेट करने के बाद हमको मिला क्या कि एक्सी बड़ा हो गया, तो उस केस में सर्किट क्या हो जाएगा, फेजर डायग्राम क्या हो जाएगा, करंट क्या हो जाएगा, सब क्या हो जाएगा, कैलकुलेट कर लेते हैं। उसके पहले लास्ट चीज बच गया हमारा फेज एंगल। तो फेज एंगल कैसे कैलकुलेट करोगे, tan फाई से। tan फाई क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इज VL माइनस VC एंड बेस इज VR। VL इज I नॉट XL माइनस I नॉट XC अपॉन में I नॉट R। I नॉट से I नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो हमको tan फाई मतलब फेज एंगल मिल जाएगा कितना, XL माइनस XC अपॉन में। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, tan फाई की वैल्यू। तो इस तरीके से आई नॉट, जेड और फेज एंगल, इंपेडेंस, करंट और फेज एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी सीरीज एलसीआर सर्किट के लिए। ये वो केस है जिसमें एक्सएल इज मोर देन एक्सी। इस बात को याद रखना है कि इस केस में एक्सएल इज मोर देन एक्सी। अब अगर एक्सी इज मोर देन एक्सएल हो जाए तो क्या करेंगे, आओ उसको डिस्कस करते हैं। तो इसका तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसके फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए याद कर सकते हो, करंट निकाल सकते हो, फेजर डायग्राम कैलकुलेट कर सकते हो, सब कुछ बना सकते हो, सब कुछ कर सकते हो उसमें। ठीक, तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं तुम लोगों से, अगर एक्सी बड़ा किससे हो जाए, एक्सएल से, तो फॉर्मूले क्या हमारे मॉडिफाइड हो जाएंगे, उसको देखते जल्दी से। ठीक है, और इसी पे हम लोग एक क्वेश्चन कर लेंगे इसके बोर्ड्स में आने वाले क्वेश्चन, बोर्ड में कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा इसका। चलो पहले देखते हैं इसको। अगर मान लो कि एक्सी इज मोर देन एक्सएल, तो पूरी कहानी पलट जाएगी। इस बार बीसी विल बी मोर देन VL। ठीक है, एक्सी एक्सएल कैलकुलेट करना है, कैसे फॉर्मूला लिखा हुआ है, अगर डायरेक्ट गिवन है तो कोई दिक्कत नहीं। एक्सी इज मोर देन एक्सएल, तो VC मोर देन क्या हो जाएगा, VL। ठीक है, तो सर्किट क्या हो जाएगा हमारा, अब C बड़ा है तो सर्किट हो जाएगा कैपेसिटिव, और हमको पता है कैपेसिटिव सर्किट में करंट लीड करता है, करंट लीड्स द EMF इन फेज बाय फाई, जिसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो इस बार तो करंट का एक्सप्रेशन होगा I इज इक्वल टू हो जाएगा I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, क्योंकि C में करंट लीड करता है। तो इसका जो फेजर डायग्राम हुआ, फेजर डायग्राम कैसा बन जाएगा, और बनाते हैं। ये करंट हो गया, अब हमको दिख रहा है साफ साफ कि करंट के डायरेक्शन में कौन है, VR। तो करंट के डायरेक्शन में कौन हो गया, VR। ये VR हो गया करंट के डायरेक्शन में। करंट को लीड कौन कर रहा है बेटा, करंट को लीड कौन कर रहा है, VL। इस बार VL का वेक्टर छोटा होगा कि VL इज स्मॉलर देन VC, और करंट को लैग कौन कर रहा है, VC। करंट को लैग कौन कर रहा है, VC, तो VC हो गया नीचे, बड़ा हो गया, तो रिजल्टेंट होगा VC की तरफ कितना, VC माइनस VL। ठीक है, तो हमारे पास एक पैरेललोग्राम बनेगा, और इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा, इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो रिजल्टेंट होगा EMF E नॉट। तो यहाँ से एक फॉर्मूला हमको मिल जाएगा फिर से भाई, EMF इज इक्वल टू अंडर रूट में VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का, सॉरी VC माइनस VL का होल स्क्वायर, VC माइनस VL का होल स्क्वायर। तो हमें करंट का एक्सप्रेशन क्या मिलेगा, I नॉट इज इक्वल टू E नॉट अपॉन में अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर। ये करंट का एक्सप्रेशन आ गया।
अब करंट का अगर एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास, तो इम्पिडेंस इस केस में क्या हो जाएगा, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। तो फाइव फेज एंगल कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स वही एक्सी माइनस एक्सएल अपॉन में आर। तो सर्किट क्या हो जाएगा, कैपेसिटिव, करंट लीड करेगा, ये करंट का एक्सप्रेशन, इम्पिडेंस का एक्सप्रेशन और फेज एंगल, और वोल्टेज कैलकुलेट करने का अक्रॉस आर एल और सी सेम तरीका है। तो इस तरीके से अगर सर्किट में एक्सी बड़ा होता है एक्सएल से, तो कुछ घबराना नहीं है, सारा फॉर्मूला सिर्फ इंटरचेंज कर जाएगा, वीएल माइनस वीसी की जगह वीसी माइनस वीएल कर देंगे। ठीक है, इन सारी बातों को याद रखो। अब हम लोग तीन सर्किट पढ़ चुके थे, तीन सर्किट की शुरुआत किए थे, रेजिस्टिव, इंडक्टिव और कैपेसिटिव, है ना। तो दो सर्किट कंप्लीट हो गए हमारे। इसके पहले वाले केस में एलसीआर में क्या था, इंडक्टिव, अब क्या है, कैपेसिटिव। अब हमको देखना है रेजिस्टिव। तो साफ साफ दिख रहा है कि फॉर इंडक्टिव सर्किट एक्सएल इज मोर देन एक्सी, फॉर कैपेसिटिव सर्किट एक्सी इज मोर देन एक्सएल। ऑटोमेटिकली कॉमन सेंस अपना लगाओगे तो तुमको समझ में आएगा कि रेजिस्टिव केस में, रेजिस्टिव सर्किट में एक्सएल बराबर किसको हो जाएगा, एक्सी के। इसको हम लोग रेजोनेंस कंडीशन ऑफ सीरीज एलसीआर सर्किट कहते हैं। ठीक है, तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेजोनेंस कंडीशन ऑफ सीरीज एलसीआर सर्किट, जिसमें अगर एक्सएल और एक्सी बराबर हो जाए तब क्या होगा, तो उस केस में सर्किट ना ही कैपेसिटिव होगा ना ही इंडक्टिव होगा। अब सर्किट क्या हो जाएगा, रेजिस्टिव। जो पहला वाला केस पढ़े थे आर वाला, जिसको हम तुमको बताए थे कि ये इंपॉर्टेंट है फॉर रेजोनेंस कंडीशन। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेजोनेंस कंडीशन ऑफ सीरीज एलसीआर सर्किट। जल्दी से देख लो, रेजोनेंस कंडीशन ऑफ सीरीज एलसीआर सर्किट। रेजोनेंस कंडीशन ऑफ सीरीज एलसीआर सर्किट। तो बोर्ड एग्जाम के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें तुमको याद बस रखना है क्या कि रेजोनेंस कंडीशन का मतलब करंट थ्रू सीरीज एलसीआर सर्किट क्या हो जाए, becomes maximum। ऐसा पॉसिबल कब है, हमको पता है कि करंट थ्रू सीरीज एलसीआर सर्किट कितना होता है, आई की वैल्यू कितनी आती है, करंट थ्रू सीरीज एलसीआर सर्किट कितना आता है, आई इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन अंडर रूट में कितना, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, जिसको हम क्या कहते हैं, ई नॉट अपॉन में जेड। तो यहां से हम कह सकते हैं आई की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब डिनोमिनेटर मतलब इंपेडेंस z क्या हो जाए इसका मिनिमम। तो z की वैल्यू मिनिमम कब होगी, जब ये xl माइनस xc क्या हो जाए जीरो। जब ये xl माइनस xc क्या हो जाए जीरो, दिस इंप्लाइज xl बराबर किसके हो जाए, xc के। तो अगर xl बराबर हो गया xc के, तुमको साफ साफ दिख रहा है कि ये टर्म जीरो करने पे जो z होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, r के, जो कि मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, तो इसका मतलब xl अगर xc के बराबर, xl क्या होता है ओमेगा l, xc होता है 1 अपॉन ओमेगा c, तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा 1 अपॉन lc, दिस इंप्लाइज ओमेगा हो जाएगा 1 अपॉन में रूट में एलसी। तो यहां से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, एफ आर से इसको डिनोट कर देता है, तो एफ आर इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन में 2 पाई अंडर रूट में एलसी, क्योंकि हमको पता है ओमेगा होता है 2 पाई एफ 1 अपॉन में रूट में एलसी। ठीक है, तो यहां से तुमको याद रखना है कि इस केस में जो जेड है वो बराबर किसके आ गया, आर के, जो कि मिनिमम है। इस केस में जो करंट है वो क्या हो गया, मैक्सिमम। तो सर्किट क्या हो जाएगा, रेजिस्टिव, और इन केस ऑफ रेजिस्टिव सर्किट फेज एंगल क्या होता है, जीरो। ठीक है, तो रेजिस्टिव सर्किट में फेज एंगल क्या हो जाएगा, जीरो, जब वो शुरुआत में पढ़े थे। ठीक है, तो करंट का जो एक्सप्रेशन होगा इस केस के लिए क्या होगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो पूरा का पूरा रेजिस्टिव सर्किट वाला केस हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे एज रेजोनेंस कंडीशन ऑफ सीरीज एलसीआर सर्किट, तो इसको तुमको याद रखना है, चेक कर लेना है कि एक्सएल बराबर एक्सी के आ रहा है कि नहीं। अगर एक्सएल एक्सी के बराबर आ रहा है तुरंत समझ लेना हम बात कर रहे हैं किसका, रेजोनेंस कंडीशन का। और रेजोनेंस कंडीशन के केस का मतलब हम बात कर रहे हैं किसका, रेजिस्टिव सर्किट का। तो जितनी बातें हम रेजिस्टिव सर्किट के लिए पढ़े सेम अप्लाई कर देंगे, इंपेडेंस करंट वगैरह सब कैलकुलेट हो जाएगा, ओवरऑल एल और सी से मतलब नहीं होगा। ठीक है, चलो अब इसके अलावा एक बोर्ड में क्वेश्चन पूछा हुआ है, एलसीआर का नहीं था, एलआर और सीआर था। मतलब ना ही सर्किट में
एल को हटा दे या सी को रिमूव कर दे, किसी एक सर्किट एलिमेंट को रिमूव कर दे, तो अब क्या होगा? तो हमको कुछ ऐसा नहीं कि नया कोई फॉर्मूला पढ़ना है, जो एलसीआर पढ़ेगा वही सेम चीज पढ़ना है, बस फर्क इतना होगा क्या कि जो भी चीज नहीं होगा उस सर्किट एलिमेंट के टर्म्स को हटा देंगे एलसीआर में से। जैसे एलसीआर के लिए हमको पता है कि करंट कितना आता है, आई आता है ई नॉट अपॉन में अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। जेड इंपेडेंस कितना आता है, अंडर रूट में कितना लिखा है, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। और फेज एंगल फाई की वैल्यू कितनी आती है, टेन इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन में आर। तो ऐसे कोई घबराने वाली बात नहीं। अगर सर्किट से मान लो कि सी हट जाए, एल आर सर्किट की बात करें, तो एल आर के केस में एक्सी को हटा दें तो आई नॉट क्या हो जाएगा, ई नॉट अपॉन में रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर। तो जेड कितना हो जाएगा, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर। तो फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टेन इनवर्स एक्सी अपॉन में एक्सएल है, सॉरी सर्किट से सी हटा है ना, तो एल रहेगा, तो एक्सएल अपॉन में क्या हो जाएगा, आर। सिमिलरली अगर हम सी आर सर्किट की बात करें तो आई नॉट क्या हो जाएगा, ई नॉट अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर। सिमिलरली इंपेडेंस जेड कितना हो जाएगा, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर। और फेज एंगल फाई क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्सी अपॉन में आर। इस तरीके से एल आर और सी आर सर्किट के लिए परेशान हमको नहीं होना है। अब एल आर सर्किट है तो इस सर्किट को क्या बोलेंगे, इंडक्टिव, और सी आर सर्किट है तो सर्किट को क्या बोलेंगे, कैपेसिटिव। ठीक है, प्योर नहीं होगा। इन दोनों ही केस में कुछ ना कुछ फेज निकलेगा, फेज एंगल निकलेगा। हाँ, ये चीज क्लियर है कि इसमें करंट, जो करंट होगा वो लैग करेगा, और इसमें जो करंट होगा वो क्या करेगा, लीड करेगा, क्योंकि सी ईएमएफ हो। ठीक है, तो इस तरीके से एल आर और सी आर सर्किट याद रखना पड़ेगा तुमको। फेजर डायग्राम भी इसका हम लोग बना सकते हैं, जिस तरीके से कैलकुलेट कर रहे थे एल सी आर का फेजर डायग्राम बनाने के लिए। ये हमारा क्या हो जाएगा, करंट की डायरेक्शन में कौन होगा, वी आर। करंट को लीड कौन करता है, वोल्टेज वी आई। तो जो फेजर डायग्राम होगा ये हमारा फेजर डायग्राम हो जाएगा। ठीक, इसके अलावा इस केस में करंट के डायरेक्शन में कौन होता है, वी आर, और करंट को लैग कौन करता है, वीसी। तो नीचे वीसी हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ईएमएफ ई नॉट। तो ये इन टर्म्स ऑफ आई हो गया, आई को लीड और लैग कौन कर रहा है उसके हिसाब से। ठीक है, तो अब हम लोग शुरू करते हैं इसके बेसिस पे एक न्यूमेरिकल जो एग्जाम में आया हुआ है। तो शुरू करते हैं, एक न्यूमेरिकल है जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ था, जिसमें लिया हुआ है कि अ सीरीज सीआर सर्किट, एक सर्किट है सीआर सर्किट जिसमें एल नहीं है, इसका मतलब गिवन है तुमको आर, क्वेश्चन में गिवन है कितना, आर कितना गिवन है 200, और इसका सी गिवन है कितना 50 अपॉन पाई माइक्रो फेरेड। माइक्रो का मतलब कितना होता है बेटा, 10 के पावर -6, तो चेंज कर लेंगे इसको, 10 के पावर -6 कर लेंगे। इस कनेक्टेड अक्रॉस द सोर्स, एसी सोर्स ऑफ पीक वोल्टेज कितना गिवन है 100 वोल्ट, तो पीक वोल्टेज कितना गिवन है 100 वोल्ट, एंड फ्रीक्वेंसी गिवन है कितना 50 हर्ट्ज, तो फ्रीक्वेंसी कितना गिवन है 50 हर्ट्ज। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, सी गिवन है तो एक्सी कैलकुलेट करेंगे। तो आओ एक्सी कैलकुलेट करो। एक्सी का फॉर्मूला होता है बेटा 1 अपॉन ओमेगा सी, मतलब 1 अपॉन 2 पाई एफ सी। तो 1 अपॉन 2 पाई एफ की वैल्यू कितनी है, गिवन है 50 इंटू में, और सी की वैल्यू कितनी है 50 अपॉन पाई, माइक्रो का मतलब 10 के पावर -6, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 10 के पावर -6 दिया ऊपर, तो 6 जीरो लगेंगे, अपॉन में कितना हो जाएगा 2 इंटू 50 इंटू 50। ठीक है, 5 2 जा 10, तो कट जाएगा 2 जीरो, 1 जीरो और कट गया, तो कैंसिल हो कितना आ जाएगा 200 ओम। तो इसका मतलब कि एक्सी की वैल्यू कितनी आ गई 200 ओम। हमें कैलकुलेट करना है क्या, इम्पीडेंस जेड। तो जेड का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर, ये पहला। अंडर रूट में आर की वैल्यू कितनी बेटा 200 का स्क्वायर, प्लस ये भी कितना आ गया 200 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा सॉल्व करने पे √2 टाइम्स ऑफ कितना आ जाएगा 200, है ना, या 200 √2 हमको पता है √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.414, तो 200 का मल्टीप्लाई 1.41 से करते हैं, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 141, ये कितना आ जाएगा बेटा 2 1 2 4 2 जाए 2 1 2 282 ओम।
आसानी से क्या निकल गया हम लोग का इम्पिडेंस। अब इम्पिडेंस निकालने के बाद हमें कैलकुलेट करना है फेज एंगल। फेज एंगल का मतलब क्या होता है, tan फाई क्या होता है, XC अपॉन में R। XC की वैल्यू कितनी है 200 अपॉन में R भी कितना है 200, कितना हो जाएगा 1। तो tan फाई की कौन सी वैल्यू होती है 1, 45 डिग्री। तो फाई कितना आ गया 45 डिग्री, ठीक। इसके बाद वोल्टेज अक्रॉस R पूछा है, तो वोल्टेज अक्रॉस R का फॉर्मूला कितना होता है I नॉट R। तो I नॉट की वैल्यू कितनी होती है E नॉट बाई Z। तो E नॉट अपॉन में Z इंटू R। तो E नॉट की वैल्यू कितनी है बेटा, गिवन है क्वेश्चन में 100। Z कितना आया, Z आ गया हमारा 282 इंटू R की वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू गिवन है कितनी 200। तो इंटू क्या करते हैं 200। इसको सॉल्व कर देंगे, कैलकुलेट कर देना, तो डिवाइड करने के बाद आंसर आ जाएगा वोल्टेज अक्रॉस R। अगर ऐसे ही उनसे वोल्टेज अक्रॉस L पूछा होता तो V नॉट, या वोल्टेज C कह रहा है तो C, वोल्टेज अक्रॉस C पूछा होता तो V नॉट C कितना होता I नॉट इंटू XC। तो इस तरीके से एकदम आसान तरीके से न्यूमेरिकल तुम कैलकुलेट कर सकते हो, पर फॉर्मूला याद है तब ये तुमको फॉर्मूला दिख रहा है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं LCR का, तो ये हमारा एक टॉपिक कवर हो जाएगा। तो बोर्ड एग्जाम का एक क्वेश्चन है जिसमें गिवन है, तुम्हें साफ साफ दिख रहा होगा, इसमें एक रजिस्टर गिवन है 50 ओम का, कैपेसिटर गिवन है 25/पाई माइक्रोफेरेड का, और इंडक्टर गिवन है 4/पाई हेनरी का, आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस अ वोल्टेज गिवन है। तो अगर हम गिवन लिखते हैं इसका, तो हमको गिवन है क्वेश्चन में आर की वैल्यू कितनी है 50 ओम, सी की वैल्यू, कैपेसिटर की वैल्यू कितनी है 25/पाई अपॉन पाई माइक्रोफेरेड। माइक्रो का मतलब 25/पाई 10 के पावर -6, और इंडक्टर की वैल्यू L कितना गिवन है 4/पाई हेनरी। ये हमको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अब ध्यान से अगर देखें तो वोल्टेज गिवन है हमको, वोल्टेज गिवन है कितना 70 sin 100 पाई टी। तो इसको हम इक्वेट कर सकते हैं ना, V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी से, है ना। अगर हम इसको इक्वेट कर दे तो V नॉट कितना मिल जाएगा हमको 70 वोल्ट, और ओमेगा कितना हो जाएगा 100 पाई। ओमेगा होता है बेटा 2 पाई f फ्रीक्वेंसी वाला, तो पाई से पाई घटा, फ्रीक्वेंसी कितना आ गया 50 हर्ट्ज। एक बार फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लिए तो एक्सएल और एक्सी, तुम लोग को पहला चीज बताए थे स्टेप कि तुरंत हमें कैलकुलेट करना है एक्सएल और एक्सी। तो यहाँ से कैलकुलेट करो एक्सी, एक्सी क्या होता है 1/ओमेगा सी, मतलब 1/ओमेगा की वैल्यू डायरेक्ट गिवन है कितना 100 पाई, तो 100 पाई, और सी की वैल्यू कितनी आई है 25/पाई, 25/पाई इंटू 10 के पावर -6। पाई से पाई कैंसिल हो गया, 1 2 3 4 5 6 बटे 100 इंटू 25 कर दो, तो 0 0 कट गया, 25 100 कटेगा 4 1, तो कितना आ गया 400 ओम। एक्सी कितना आ गया बेटा 400 ओम। ऐसे यहाँ से एल गिवन है तो क्या निकाल दो एक्सएल, एक्सएल क्या होता है ओमेगा एल, ओमेगा गिवन है कितना 100 पाई, और एल कितना आया 4/पाई, तो पाई से पाई कटे कितना आ गया 400 ओम। देखो कितना ट्रिकी क्वेश्चन है बोर्ड का, एकदम सिंपल, सब खत्म, कैलकुलेशन सारा खत्म हो गया। यहीं से नेट रिएक्टेंस पूछा है, क्योंकि एक्सएल बराबर किसके एक्सी के, तो दिस इंप्लाइज जो नेट रिएक्टेंस होगा इंपेडेंस वो बराबर आर के होगा, और आर की वैल्यू कितनी है 50 ओम। तो आंसर हो गया, कुछ भी नहीं करना है, एक्सएल एक्सी निकाले, चेक किए कि एक्सएल एक्सी बराबर है, तो इसका मतलब सीधे जेड बराबर किसको हो जाएगा आर के, मतलब रेजोनेंस कंडीशन की बात कर लिया। किसकी बात कर दिया, रेजोनेंस कंडीशन का, ठीक है। इसके बाद कह रहे हैं इंपेडेंस ऑफ सर्किट, नहीं नेट रिएक्टेंस कह रहे हैं। अच्छा ये इंपेडेंस हो गया हमारा, ये क्या 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 कैलकुलेट कर लिया हम लोग इंपेडेंस। तो नेट रिएक्टेंस एक्सएल बराबर एक्सी के, तो नेट रिएक्टेंस क्या आ जाएगा, तुरंत दिख रहा है 0 हो जाएगा। और इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट क्या है, तो पहले निकाल देते हैं आई नॉट, आई नॉट क्या होगा ई नॉट अपॉन जेड, जेड बराबर किसके आर के। ई नॉट की वैल्यू कितनी है, मतलब वी नॉट की वैल्यू कितनी है, वोल्टेज वी नॉट की वैल्यू कितनी है 70, तो 70 अपॉन आर कितना है, जेड कितना है 50, तो 7 अपॉन कितना आ गया 5। आई इफेक्टिव क्या है, आई इफेक्टिव मतलब आई आर एम एस कितना होता है आई नॉट बाई √2, तो इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे 0.707 आ जाएगा इंटू 7/5। सॉल्व कर देना, करंट निकल जाएगा, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट। तो इस तरीके से एलसीआर सर्किट जब भी क्वेश्चन आएगा तुरंत सी और एल की मदद से एक्सएल निकालो, एक्सी निकालो, चेक करो कि एक्सएल बड़ा है कि एक्सी, एक्सी बड़ा है कि एक्सएल है, दोनों बराबर है। दोनों बराबर है तो रेजोनेंस कंडीशन का केस है, अगर दोनों में से
कोई एक बड़ा या छोटा है तो उस केस में तुमको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा इम्पिडेंस का, अंडर रूट में कौन सा, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर इम्पिडेंस निकालने के लिए, और करंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ई नॉट जो भी वोल्टेज गिवन होगा उसको जेड से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अब हमारा इस चैप्टर का एक छोटा सा लास्ट टॉपिक बचे पावर। अगर हम पावर की बात करें, क्योंकि डीसी करंट तो है नहीं, एसी है, अल्टरनेटिंग करंट है, जिसमें करंट और वोल्टेज का वैल्यू लगातार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ऐसे केस में हम लोग करना क्या पता है, हम लोग को इंस्टेंटेनियस पावर मिलता है और उसका एवरेज कैलकुलेट करता है। तो इस केस में पावर जो आता है, पी एवरेज आता है कितना, ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव। इस कॉस फाइव को पावर फैक्टर कहते हैं। याद रखना है कि इस कॉस फाइव को हम क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर कहते हैं। तो एक्चुअल में ये जो पावर निकल रहा है, ये पावर कौन सा है, अपैरेंट पावर है, ट्रू पावर है। तो ट्रू पावर कैलकुलेट करने के लिए हमको इस अपैरेंट या वर्चुअल पावर को अपैरेंट पावर में मल्टीप्लाई करना पड़ता है, किसे, कॉस फाइव से। तो पावर फैक्टर का जो फॉर्मूला आएगा वो क्या बन जाएगा, ट्रू पावर अपॉन में कौन सा पावर, अपैरेंट पावर। ठीक, तो अगर हम बात करें किसका, सीरीज एलसीआर सर्किट के केस में, तो अब क्या हो जाएगा हमारे पास पावर फैक्टर की वैल्यू और पावर की वैल्यू। तो अगर हमारे पास इन केस ऑफ एलसीआर सर्किट की बात करें, तो एलसीआर सर्किट के केस में मार्कर नीचे, हाँ, एलसीआर सर्किट के केस में जो Z आता है वो कितना आता है, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तो इसको बोल सकते हैं क्या, Z का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तो इसको देखे ध्यान से, तो Z इज एक्चुअली में क्या है, हाइपोटेन्यूज है, आर बेस हुआ और एक्सएल माइनस एक्सी क्या वो परपेंडिकुलर हुआ। तो यहाँ से एक ट्रायंगल बनता है जिसको इम्पीडेंस ट्रायंगल कहते हैं। ये कहलाता है इम्पीडेंस ट्रायंगल। ये एंगल फाइव बनेगा, तो ये Z हो गया, ये एक्सएल माइनस एक्सी हो गया और ये आर हो गया। अब हम इस ट्रायंगल का यूज करके आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कॉस फाइव की वैल्यू एलसीआर के लिए। तो कॉस फाइव कितना आ जाएगा, बेस अपॉन हाइपो, बेस कितना है आर और जेड है हाइपो। तो आसानी से कैलकुलेट कर लो कॉस फाइव की वैल्यू। और किसी भी सर्किट के लिए, एसी सर्किट के लिए पावर कैलकुलेट करने का आसान तरीका ये हो जाएगा। ठीक, तो अगर हम पावर कैलकुलेट करना चाहें, हर एक जितने भी सर्किट एलिमेंट पढ़े, जितने भी सर्किट्स पढ़े, आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो सिर्फ कॉस फाइव की वैल्यू निकाल के। बाकी ईआरएमएस और आईआरएमएस का बेसिक तरीका जो हम जानते हैं उस पर निकाल देंगे। ठीक है, तो कॉस फाइव कैसे निकलेगा अलग अलग सर्किट का, लास्ट देख लेते हैं इसको, तो हमारा पावर मिल जाएगा। देखो, अगर हम बात करें सर्किट में क्या है, सर्किट कंटेनिंग आर। तो आर के केस में फाइव की वैल्यू कितनी आती है, 0। तो कॉस फाइव कितना आएगा, 1। तो याद रखना पावर फैक्टर का वैल्यू क्या होता है इस केस में, मैक्सिमम कितना, 1 होता है। ठीक है, इन केस ऑफ एल या इन केस ऑफ सी, इन दोनों केस में फाइव की वैल्यू कितनी आती है, 5/2। तो cos 90 होता है 0। तो cos 90 0 होने की वजह से पावर भी क्या हो जाएगा, 0। तो इन केस ऑफ एल एंड सी, एवरेज पावर जो डिसिपेट करेगा उसकी वैल्यू क्या होती है, 0। इन केस ऑफ आर, जो पावर होता है, एवरेज पावर जो डिसिपेट करेगा वो मैक्सिमम होता है कितना, ERMS इंटू IRMS। ठीक है, इन केस ऑफ LR सर्किट की बात करें या CR सर्किट की बात करें, तो इस केस में cos 5 बस निकाल दो। तो cos 5 किसके बराबर होगा, हमारा R/Z के। तो R/Z, R अपॉन Z कितना होगा, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। सिमिलरली इस केस में cos 5 कितना आ जाएगा, R अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर। तो बस cos 5 कैलकुलेट करना सीखो। हमारे पास फॉर्मूला बेसिक सा है, P एवरेज का क्या होता है, ERMS IRMS cos 5। ठीक है, तो पावर फैक्टर की वैल्यू 0, पावर की वैल्यू 0, L और C के लिए, R के लिए मैक्सिमम और पावर फैक्टर की वैल्यू 1। LR CR या LCR के लिए अगर हमको निकालना हो तो हमें निकालना पड़ेगा अलग से cos 5 जो कि R/Z के बराबर होता है, जो कि R अपॉन में क्या हो जाएगा, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ठीक है, और वही लास्ट हमारा बच जाएगा रेजोनेंस कंडीशन, मतलब पावर कैलकुलेट करना हो। तो रेजोनेंस कंडीशन में हमको पता है साफ साफ कि एक्सएल बराबर किसको होता है, एक्सी के, एक्सएल बराबर एक्सी के, और हमको पता है जेड बराबर किसको होता है, आर के।
तो ऑब्वियसली सिंपल फॉर्मूला हमारा ऊपर वाला बन जाएगा रजिस्टर सर्किट वाला इन केस ऑफ रेजोनेंस के लिए। तो इस तरीके से पावर के न्यूमेरिकल बनाते हैं तो तुम किसी भी सर्किट्स के लिए cos फाई कैलकुलेट करो और इसका मल्टीप्लाई कर दो ARMS IRMS से, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एवरेज पावर। ठीक, तो इस तरीके से पूरी AC को